हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज तरावगी और आज की वीडियो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जिन्होंने जून 2024 में एग्जाम दिए थे और जो आगे अभी एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं। क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सॉल्यूशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर का, जो कि जून 2024 में हुआ था। आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने जून 2024 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जो ओएमएसएम का पेपर स्टूडेंट्स के सामने रखा था, आज हम उसका डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली पेपर चल रहे हैं फिलहाल हमारे, क्योंकि सिलेबस 16 ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका था। और अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं, सबसे पहले तो दो सेक्शन में आपका पेपर आया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जिसमें जो सेक्शन ए था उसमें 15 एमसीक्यू दिए गए 2-2 नंबर के, 30 नंबर का ये क्वेश्चन था जो कि कंपलसरी होता है। और इसके जो आंसर है मैंने ऑलरेडी आपको उसी दिन करवा दिए थे जिस दिन पेपर हुआ था। उसी दिन मैंने आपको करवा दिए थे। तो एमसीक्यू के आंसर जो है वो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सजेस्टेड आंसर जून 2024 में जाइए और आपको वहां पे एमसीक्यू ओएमएसएम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी वीडियो पे पहुंच सकते हो। तो एमसीक्यू तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो बार बार तो देखो एक ही चीज डिस्कस करने का कोई बेनिफिट है नहीं। इसके अलावा हमारा जो ओएमएसएम का पेपर है उसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। देखो थ्योरी क्वेश्चंस जो है उनको मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि थ्योरी जस्ट आपको देखना है कि भी आपने क्या ठीक लिखा, कितना ठीक लिखा। तो मैं आपको यह जरूर बता दूंगा, अगर आपने हमारे क्लासेस वगैरह ली हुई थी तो हमारे नोट्स में थ्योरेटिकल सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट कवर थे, आपने ढूंढ भी लिए होंगे। अगर आप स्टडी मटेरियल वगैरह से फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैं आपको स्टडी मटेरियल के पेज नंबर बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको आपके स्टडी मटेरियल के कौन से पेज नंबर पे मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको हम यहां पे आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आप अपने आंसर जिन्होंने जून 24 में एग्जाम दिए थे आंसर मैच कर सकते हो कि आपने कितना ठीक किया, कौन सा ठीक किया। और जिसके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए ऑफ कोर्स ये सजेस्टेड आंसर रेलेवेंट होंगे, क्योंकि उनको भी एक आइडिया लगना चाहिए किस तरीके का पेपर आता है और हमें किस तरीके से वहां पे डिस्कशन दैट इज सॉल्यूशन करके आना है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में आपको बोला जाता है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको टोटलिटी में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स, 14 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 और बी का ये जो पार्ट है ये दोनों ही ओएम के क्वेश्चंस हैं और थ्योरी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब हम बढ़ते हैं, आऊंगा डिटेल डिस्कशन पे, एक बार जस्ट पैटर्न देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पार्ट ए आपको थ्योरी दे दिया गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट था। और पार्ट बी जो है उसमें आपको एक 7 मार्क्स का डिमांड फोरकास्टिंग में से क्वेश्चन दे दिया प्रैक्टिकल, जो कि इजी क्वेश्चन था, अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट किए गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में असाइनमेंट का एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और पार्ट बी में सिमुलेशन का एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो उसमें भी 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए जो है वो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, रिप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस में पढ़ते हो। और जो 5B है, 5B आपको दिया गया नेटवर्क एनालिसिस दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के नाम से जो टॉपिक है, जिसमें आप नेटवर्क बनाते हो, क्रिटिकल पाथ, EST, EFT, फ्लोट वगैरह कैलकुलेट करते हो, उसका क्वेश्चन दिया गया। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 दिए गए, जो कि SM में से थे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से थे। और ऑफकोर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से तो सारा का सारा थ्योरी पार्टी था, 2-2 पार्ट हर एक में कर दिए गए थे। तो अगर इसमें मैं प्लानिंग की बात करूं तो एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए था, 4 पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपको ये तो पूरा 28 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल गया था। एक आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे अटेम्प्ट करना चाहिए था,
रीजन बीइंग सर ये भी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 7 नंबर का, 7 नंबर का थ्योरी आपको इसमें अटेम्प्ट करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल अपने को यहां पे मिल रहा था। इसके बाद आप अगर यहां पे ये डिसाइड करते कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट करोगे, ध्यान देना चीज पे, अगर आप यहां पे ये डिसाइड करते कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो पूरा का पूरा ओएम में से था। ध्यान देना सर, अगर मैं यहां पे डिसाइड करता कि मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो अटेम्प्ट करूंगा ही, इसके अलावा से एग्जांपल इन तीनों में से मुझे एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। तो मेरा कहने का मतलब यह था यहां पे कि कहीं ना कहीं आप यहां पे केवल और केवल 14 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि एसएम इज थियोरेटिकल, थियोरी में मार्क्स कम आने के चांसेस रहते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये तो पूरा का पूरा पोर्शन जो था आपका, ये सारा का सारा ओएम में से था ही, ये तो सारा का सारा आपका ओएम में से था ही। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो 70 मार्क्स का पेपर है, ये जो 70 मार्क्स का पेपर है, अगर आप इसमें चाहते तो 56 मार्क्स का ओएम, 56 मार्क्स का ओएम और 14 मार्क्स का एसएम अटेम्प्ट कर सकते थे। वैसे तो वेटेज हमारी कितनी है 60-40, ओएम की 60-40 है एसएम की, लेकिन यहां पे मुझे तो लग नहीं रहा कि 40 मार्क्स का आपको एसएम अटेम्प्ट करने की यहां पे जरूरत भी पड़ रही है। 14 मार्क्स का ये आपको एसएम अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर मैं ऊपर बात करूं तो सर इसमें 6 क्वेश्चन थे, आई थिंक इसमें 6 क्वेश्चन थे जहां तक मैंने एनालाइज किया था पहले। बिल्कुल सर इसमें 6 क्वेश्चन थे, मतलब 12 नंबर के क्वेश्चन इसमें थे, 12 नंबर के क्वेश्चन उसमें और 14 नंबर के क्वेश्चन इसमें, 26, मतलब अप्रॉक्स आप चाहो तो 74% के आसपास ओएम और 26% के आसपास आप एसएम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपको एसएम में दिक्कत लगती है, थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत लगती है, तो इस तरीके का पैटर्न आपके लिए अच्छा होगा, आप ओएम के लिए ज्यादा पोर्शन के लिए जा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो जून 24 का पेपर था उसका सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं, एफएमबीडीए के पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी हम सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और ओएमएसएम का आपके सामने आज आ ही रहा है। और अगर आपके एग्जाम दिसंबर 24 में है तो मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं दिसंबर 24 के लिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में एमक्यूपी दिसंबर 2024 फोल्डर में जाइए, वहां पे आपको उसके सॉल्यूशंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। जो भी मैं आपके सामने यहां पे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको हमारी मोबाइल ऐप पे ही इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और कोई भी नोटिफिकेशन, क्विक अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वो भी ज्वाइन करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2A सर थ्योरी क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे प्रेजेंट्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक इट लुक टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द पास्ट। कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो पास्ट में था और आज जो है वो चेंज हो गया। स्पेसिफिकली टुडेज प्रोडक्शन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एटलीस्ट 4 फीचर। कहते हैं आज का जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें 4 फीचर्स होते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट समराइज द सेड फीचर्स। तो आपसे ये फीचर्स पूछे गए, तो फीचर्स आप डायरेक्टली अपने स्टडी मटेरियल में जाइए, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 10 पे ही आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पेज नंबर 10 मतलब इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है उससे में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2B था वो भी 7 मार्क्स का ही था, क्योंकि आजकल हमारे एग्जाम में 7 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। कस्टमर्स पे फॉर द प्रोडक्ट्स दैट बेस्ट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड देम द डिजायर्ड वैल्यू। बिल्कुल ठीक बात है, कस्टमर वहीं खर्च करना चाहेगा जहां से उसको वैल्यू दिखेगी। इन दिस कंटेक्स्ट अपेंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोडक्ट डिजाइन। सर गुड प्रोडक्ट डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी है,
आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 90 पे जाइए, आपको पेज नंबर 90 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोडक्ट डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, थ्योरी क्वेश्चन था, इस वजह से देखो यहां पे मैं लिखूं कोई बेनिफिट नहीं है, वही सेम लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करनी है। तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया स्टडी मटेरियल के इस पेज नंबर पे जाके आप इसका आंसर देख सकते हो। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो 3 का जो पार्ट ए है वो भी थ्योरेटिकल है। कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स द वेरियस फंक्शंस, बिल्कुल ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद दिस अलाइन दीज सेड फंक्शन। तो जो प्रोडक्शन कंट्रोल के फंक्शंस हैं वो आपसे यहां पे 7 मार्क्स की वेटेज के लिए पूछे गए। तो फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 115 पे। स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 115 पे जाइए, आपको डायरेक्टली वहां पे देखने को मिल जाएगा फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। तो सर सबसे पहले तो ये सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए बी और थर्ड का पार्ट ए ये थ्योरेटिकल थे, मैंने आपको पेज नंबर बता दिए स्टडी मटेरियल के, आप वहां पे जाके अपने पॉइंट्स मैच कर लीजिए कि आपने क्या लिखा और क्या आपको लिखना था, क्या आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। इसके बाद हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, और इस सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3B एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिमांड फोरकास्टिंग। और देखो अगर आप पास्ट एग्जामिनेशन के पेपर भी देखोगे, डिमांड फोरकास्टिंग में से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। वैरायटी भी सर ऑलमोस्ट सेम वैरायटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3B, रॉन्टेक्स लिमिटेड, a medium sized manufacturing company, has provided production analysis of coriander powder in lakh tons for the year 2015 to 2013 as follows। सर एक कंपनी है रॉन्टेक्स लिमिटेड, कोरिएंडर पाउडर जो है उसका प्रोडक्शन करती है, सारी की सारी क्वांटिटी लैख टन्स में गिवन है 2015 से लेकर 2023 तक। ईयर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक साल छोड़ के गिवन है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 90 के बाद 21 है, 21 के बाद 23, बट एक एक का ही गैप है, मतलब इक्वल गैप है बीच में। प्रोडक्शन ऑफ कोरिएंडर पाउडर इन लैख टन्स आपके पास गिवन है 54, 63, 69, 81 और 48। प्रेजेंट कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको कैलकुलेशन शो करनी है। क्वेश्चन की 2 डिमांड है, पहली डिमांड है यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एनालाइज ए स्ट्रेट लाइन वैल्यू and assess the estimated production in lakh tons of coriander powder for the year 2014 and 2028। स्ट्रेट लाइन वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट करना, और जब आप वैल्यू ऑफ ए और बी फाइंड आउट कर लेते हो उसके बाद आपको 2014 और 2028 का एक एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैलकुलेट करके देना है, मतलब ए और बी के बेसिस पे वैल्यूज कैलकुलेट करके देनी है। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, तो मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट बना लिया है, हेडिंग पुट करिए आंसर नंबर 3B, और मैं यहां पे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट में सबसे पहले तो क्वेश्चन का डेटा कॉपी कर लिया, ईयर 2015, 17, 19, 21, 23, और सेकंड कॉलम में प्रोडक्शन ऑफ कोरिएंडर पाउडर, सेकंड कॉलम में नहीं थर्ड कॉलम में प्रोडक्शन ऑफ कोरिएंडर पाउडर जो कि वाई होता है 54, 63, 69, 81 और 48, ये तो कॉपी पेस्ट कर लिया। ईयर की मैं बात करूं तो कितने साल है, 1 2 3 4 5, तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो n है 5। अब हमें क्या करना पड़ता है, x कंसीडर करना है, ये कितना है 1 2 3 4 5, तो मिडल में सेंटर जो है वहां पे 0 वैल्यू ले लो, 19 में से 17 माइनस करोगे, 17 में से 19 माइनस करोगे -2, 15 में से 19 माइनस करोगे -4, 21 में से 19 माइनस करोगे 2, 23 में से 19 माइनस करोगे 4। अकॉर्डिंगली ये सिग्मा एक्स जो है इस कॉलम का टोटल 0 आ जाएगा। y का टोटल कर लो आप, सिग्मा y आ जाएगा 315। एक हमें जरूरत पड़ती है इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स वाई की, तो x का स्क्वायर कर लिया, -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और इसको टोटल कर लिया 40 आ गया। सिमिलरली एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी तो -4 इंटू 54 -216, -2 इंटू 63 -126, 0 0 ही आ जाएगा, 2 इंटू 81 162, 4 इंटू 48 192। तो सर इसका टोटल किया तो ये टोटल आ गया आपका सिग्मा एक्स वाई 12।
अब आप इक्वेशन अप्लाई कर लो एक एक करके। पहली इक्वेशन अप्लाई कर दी मैंने, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई कितना था, सिग्मा वाई था आपका 315। एन कितना है सर, एन है 5, तो ये 5a हो गया। और बी सिग्मा एक्स की बात करूं तो सिग्मा एक्स 0 है, तो सिग्मा एक्स 0 है तो ये 0 भी आ जाएगा और 0b की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको सॉल्व किया तो a आ गया 63। इसके बाद आप दूसरी इक्वेशन ले लो, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई आपने कैलकुलेट किया था 12 ए सिग्मा एक्स, सर सिग्मा एक्स तो 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सर सिग्मा एक्स स्क्वायर 40 था तो ये आ गया 40b। इसको सॉल्व किया तो b की वैल्यू आ गई 0.3, तो ये तो स्ट्रेट लाइन वैल्यूज हो गई a और b की वैल्यू। इसके बाद आप y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कैलकुलेट कर। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए सबसे पहले मुझे 2014 की वैल्यू चाहिए, तो 2014 के लिए इज इक्वल टू a 63 प्लस b है 0.3 और x क्या होगा, तो 2014 तक जाना है आपने। 19 में से 14 माइनस करोगे इट विल बी, वो 14 में से 19 माइनस करोगे इट विल बी -5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 61.5 लाख टन। सिमिलरली अपने को दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2028 की, तो a है 63 प्लस b है 0.3 और 2028 में से 19 इज द सेंटर, तो 28 में से 19 माइनस करोगे इट विल बी 9 के अकॉर्डिंगली इट विल बी 65.7 लाख टन। तो इस तरीके से आप को ये 7 मार्क्स के लिए डिमांड फॉरकास्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके देना था। इजी है, हर बार आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो तो 4 में पार्ट ए असाइनमेंट में से और पार्ट बी जो है वो आपको सिमुलेशन में से देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कहूंगा कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था, इजीएस्ट क्वेश्चन ही थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, इन ए बुक सेल्स एम्पोरियम ऑफ प्रंतिक बी लिमिटेड 4 salesmen A, B, C and D are available in 4 counters P, Q, R and S। 4 सेल्समैन है A, B, C और D और 4 काउंटर्स है P, Q, R, S। तो ठीक है, सेल्समैन को काउंटर असाइन करने हैं। ईच सेल्समैन कैन हैंडल एनी काउंटर, कोई भी सेल्समैन किसी भी काउंटर को हैंडल कर सकते हैं। एंड दियर सर्विसेज इन आवर्स ऑफ ईच काउंटर when meant by each salesman is given below। और आपके पास ये टाइम गिवन है। सेल्समैन ए की बात करें तो सेल्समैन ए पी क्यू आर एस किसी भी काउंटर पे काम कर सकते हो, इतना इतना टाइम उनको लगेगा। सिमिलरली बी का टाइम गिवन है, सी का गिवन है, डी का गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एनालाइज एंड असाइन द सेल्समैन टू एप्रोप्रिएट काउंटर सो एज टू मिनिमाइज द सर्विस टाइम। इस काउंटर पे टाइम कम से कम लगे, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, हमें अलॉटमेंट करके देना है। एंड एसेस द टोटल सर्विस टाइम कितना होगा वो बताना है। तो सर एक जनरल क्वेश्चन है, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हम अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको असाइनमेंट के लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स बनी हुई थी ये कॉपी पेस्ट कर लिया। सेल्समैन ABCD PQRS 30 46 34 22 11 20 11 5 28 43 28 18 14 23 17 और 8, ये मैंने मैट्रिक्स कॉपी कर ली। असाइनमेंट में सबसे पहले आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। रो ऑपरेशन में आप क्या करते हो, हर एक रो में जो मिनिमम फिगर होती है, जैसे 22 है फर्स्ट रो में तो सभी में से 22 माइनस करना है। सेकंड रो में मिनिमम 5 है तो सेकंड रो में सब में से 5 माइनस करना है। थर्ड में 18 है तो सी में थर्ड रो में 18 है तो थर्ड रो में सब में से 18 माइनस करना है। और लास्ट फोर्थ रो में 8 है तो सब में से 8 माइनस करना है। तो मैंने रो ऑपरेशन किया और उसके बाद मुझे ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। सिंपल मैं कहूं 30 माइनस 28 30 माइनस 22 8, 46 माइनस 22 24, 34 माइनस 22 12, 22 माइनस 22 0। इसमें 5 था तो 11 माइनस 5 6, 20 माइनस 5 15, 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 0। इसमें 18 था तो 28 माइनस 18 0, 43 माइनस 18 25, 28 माइनस 18 10,
18 माइनस 18 0। लास्ट रो में 8 था तो 14 माइनस 8 6, 23 माइनस 8 15, 17 माइनस 8 9, 8 माइनस 8 0। अकॉर्डिंगली आपकी ये मैट्रिक्स बन गई। जब रो ऑपरेशन आप अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन का मतलब है हर एक कॉलम में आपको स्मॉलेस्ट फिगर पिक करके उस कॉलम की सारी फिगर में से माइनस करना है। जैसे पहले कॉलम में मिनिमम है 6, तो 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 6 0। सेकेंड रो में मिनिमम फिगर है आपकी 15, तो 24 माइनस 15 9, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10 और 15 माइनस 15 0। थर्ड कॉलम में बात करें तो 6, तो 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 6 4 एंड 9 माइनस 6 3 और लास्ट में 0 है तो वो 0 ही रह जाएगा। अकॉर्डिंगली आपके पास ये कॉलम ऑपरेशन आ गया। इसके बाद आप क्या करते हो, ऑप्टिमलिटी चेक करते हो। ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सर सारे के सारे जीरोस पे लाइन ड्रॉ करनी है, कम से कम लाइन ड्रॉ करके सारे के सारे जीरो कवर करने होते हैं। तो मैंने चेक किया कि सबसे ज्यादा जीरो आ रहे थे 4, तो सबसे पहले मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने यहां पे नंबरिंग डाल दिया ताकि आप आंसर को इजीली अंडरस्टैंड कर सको। इसके बाद मैंने चेक किया कि 3 जीरो और आ रहे थे, तो मैंने सेकंड रो ड्रॉ करी है ये वाली और उसके बाद तीसरी रो ड्रॉ करी है एस पे। 3 लाइन ड्रॉ करके सारे के सारे जीरो कवर हो गए, जबकि यहां पे सेल्समैन और काउंटर कितने थे 4। तो सर ये ऑप्टिमम नहीं है, और अगर ऑप्टिमम नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जाता है, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से मिनिमम पिक किया जाता है जो कि 2 है, और अनकवर्ड में से माइनस कर दिया जाता है। जैसे 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 10 माइनस 2 8, 4 माइनस 2 2। इसके अलावा जहां जहां पे एक सिंगल लाइन चल रही है, मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, वो वैल्यू सेम रख ली जाती है। जैसे 0 ये वाला 0 0 0 0 0 3 और ये 0, ये सेम रह जाएगी। दो जगह जहां इंटरसेक्शन होता है वहां पे ये जो मिनिमम फिगर थी उसको ऐड कर दिया जाता है, तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, यहां पे भी 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको ये नई मैट्रिक्स मिल गई थी। अब दोबारा से आपको क्या करना होता है, लाइंस ड्रॉ करनी होती है सारे के सारे जीरो कवर करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बी पे लाइन ड्रॉ करी है, उसके बाद ए पे, उसके बाद डी पे और उसके बाद सी पे, क्योंकि 4 लाइन ड्रॉ किए बिना सारे जीरो कवर हो ही नहीं रहे थे। अब 4 लाइन ड्रॉ हो गई, 4 ही सेल्समैन और काउंटर थे। अब आप इसमें असाइनमेंट कर सकते हो। तो मैंने असाइनमेंट स्टार्ट किया। असाइनमेंट करने का तरीका ये होता है कि किसी भी रो या कॉलम में एक सिंगल जीरो हो, वहां पे हम सबसे पहले असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सी को एस दे दिया था, उसके बाद मैंने ए को पी दिया, लाइन ड्रॉ करते जाओ कटते जाएंगे। उसके बाद मैंने डी को क्यू अलॉट किया और बी को आर अलॉट किया। आप करके देखोगे आपको पता लग जाएगा। बाकी आपको आंसर मैच करने हैं तो आप अपना फाइनल आंसर मैच करके देखो कि क्या ये आपका आंसर आया था या नहीं आया था। आपने ए को पी दिया है, बी को आर दिया है, सी को एस दिया और डी को क्यू दिया है, और क्वेश्चन में से डेटा निकाल लो कि सर ए को अगर पी दिया जाता है तो टाइम लगेगा 30, बी को आर अलॉट किया जाता है तो टाइम लगेगा 11 आवर्स का, सी को अगर एस अलॉट किया जाता है तो टाइम लगेगा 18 आवर्स का, और डी को अगर क्यू अलॉट किया जाता है तो टाइम लगेगा 23 आवर्स का। अकॉर्डिंगली टोटल सर्विस टाइम विल बी 82, और ये जो 82 आवर्स है दैट इज मिनिमम। तो असाइनमेंट का एक बेसिक क्वेश्चन ही था जिसमें आपको एक सिंगल टाइम इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। अकॉर्डिंगली 7 नंबर के हिसाब से ठीक क्वेश्चन है, आप एग्जाम में खुद सॉल्व करोगे तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी फिगर्स है और ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। अगर आपको स्टेप्स याद है आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की तरफ बढ़े तो दैट इज गिवन फ्रॉम सिमुलेशन टॉपिक। सर सिमुलेशन के टॉपिक में से ये क्वेश्चन आपको दिया गया। जल्द ही हम दिसंबर 2024 के जो एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही जून 2024 के एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत इमीडिएट हम बाद में एक रिवीजन सीरीज
और एक फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे और फ्री टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो मोबाइल ऐप जरूर 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 डाउनलोड करके छोड़ लीजिए और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके छोड़ ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। ए प्रोडक्शन लाइन of Z Ford M Limited turns out about trucks per day. Fluctuations occur for many reasons. The production can be described by a probability distribution as follows. Production given आपके पास 45 से लेकर 55 तक, 45 से लेकर 55 तक आपके पास प्रोडक्शन गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। फिनिश्ड ट्रक्स ट्रांसपोर्टेड बाय ए ट्रेन एट द एंड ऑफ द डे। जितने भी आप ट्रक्स बनाते हो एक दिन में, उनको एक ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट में भेजा जाता है और जो ट्रेन की कैपेसिटी है वो 51 है। ट्रेन की कैपेसिटी 51 है। आपके पास 10 रैंडम नंबर गिवन है, 37, 35, 63, 25, 50, 71, 95, 16, 55 और 53। क्वेश्चन की डिमांड है using the random number stated supra मतलब stated above, simulate the production and waiting of trucks in the factory for first 10 days। आपको प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है 10 दिन का और बताना है कि ट्रक्स की जो वेटिंग है वो क्या रहेगी। ट्रक्स की वेटिंग जो है वो क्या रहेगी। इवेल्युएट द ट्रक्स की वेटिंग का मतलब है कि अगर आपने से एग्जांपल बना लिए 55 ट्रक्स और भेज पाओगे आप 51, तो 4 ट्रक्स वेटिंग में। इस तरीके से जब वो कैलकुलेट कर लो तो कहते हैं इवेल्युएट द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स वेटिंग इन द फैक्ट्री। टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स जो वेटिंग में होंगे डिवाइडेड बाय 10 है, तो डिवाइड बाय 10 करोगे, एवरेज वेटिंग ऑफ ट्रक्स पता चल जाएगा। और एसएस व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द ट्रेन। ट्रेन में एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा वो भी आपको बताना है, वो भी एवरेज। तो एम्प्टी स्पेस जो ट्रेन में होगा उसका टोटल करके डिवाइड बाय 10 करोगे, वो भी एवरेज पता चल जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपको इसके लिए रैंडम नंबर रेंज तैयार करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप सबसे पहले कॉपी करेंगे प्रोडक्शन पर डे और प्रोबेबिलिटी का डेटा। हेडिंग पुट करी मैंने आंसर नंबर 4B, अ स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। प्रोडक्शन पर डे कॉपी कर लिया है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 पहले कॉलम में। सेकंड कॉलम में मैंने प्रोबेबिलिटी कॉपी कर ली 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.15, 0.20, 0.15, 0.10, 0.07, 0.05 एंड 0.03। इसके बाद आप इसका क्यूमुलेशन करते हो तो 0.03 प्लस 0.05, 0.08 प्लस 0.07, 0.15 प्लस 0.10, 0.25 प्लस 0.15, 0.40 प्लस 0.20, 0.60 प्लस 0.15, 0.75 प्लस 0.10, 0.85 प्लस 0.07, 0.92 प्लस 0.05, 0.97 प्लस 0.03, इट विल बी 1। कई बच्चे कहते हैं सर ये एडिशन करके दिखाने की क्या जरूरत, हो तो गया। एडिशन ये करके मैं इसलिए दिखा देता हूं, किसी बच्चे को पता ही नहीं है ये कैसे आया, तो एक तो उसको पता चल जाएगा, दूसरा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो यहां पे पकड़ में आने के चांसेस भी रहते हैं। रैंडम नंबर रेंज आपको पता होगा तैयार करने का तरीका ये होता है कि सर यहाँ पे 3 है तो 2 पे रुक जाओ, 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 पे रुक गए, फिर 3 से स्टार्ट होके 7 पे रुक जाओ, एक कम पे रुकते जाओ, फिर 8 से 14 हो जाएगा, 15 to 24, 25 to 39, देन 40 to 59, देन 60 to 74, 75 से 84, 85 से 91, 92 से 96 और 97 से 99। क्योंकि रैंडम नंबर रेंज जो होती है वो 2 डिजिट में ही होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे 2 डिजिट तक ही जाते हैं, 99 तक। 100 या उससे ऊपर रैंडम नंबर रेंज गिवन ही नहीं होती। जब आपके पास रैंडम नंबर रेंज आ जाएगी तो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेशन बना सकते हो। इसके लिए सिंपली क्वेश्चन ने कहा भाई 10 दिन का बना के देना, 10 दिन का बना के देना, 10 नंबर दिए तो 10 दिन का बना के देना। तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर में मैंने 10 दिन लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप रैंडम नंबर कॉपी कर लो, 37, 35, 63, 25, 50, 71, 95, 16, 55 और 53 कॉपी हो गया। अब इस रैंडम नंबर के बेसिस पे प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लो। सर 37 जो है वो आया 25 से लेकर 39 में, तो प्रोडक्शन विल बी 49। सर
35 जो है वो भी 25 से 39 में ही आया, तो प्रोडक्शन विल बी 49। 63 जो है वो 60 से 74 के बीच में आ जाएगा, तो योर प्रोडक्शन विल बी 51। नेक्स्ट 25 भी 25 से 39 में आ गया, इट विल बी 49। नेक्स्ट नंबर है रैंडम नंबर 50 आ जाएगा 40 से 59 में, प्रोडक्शन विल बी 50। 71 आ जाएगा 60 से लेकर 74 में, तो प्रोडक्शन विल बी 51। नेक्स्ट नंबर आपका 95, तो 92 से 96 में 95 आ जाएगा, इट विल बी 54। नेक्स्ट नंबर आएगा 16 से 24 में 16 आ जाएगा, तो प्रोडक्शन विल बी 48। नेक्स्ट नंबर है 55 और 53, तो सर 55 और 53 दोनों ही 40 से 59 में आ जाएंगे, योर प्रोडक्शन विल बी 50-50। अब ट्रक्स की लिमिटेशन ये है कि आप ट्रक्स में 51 भेज सकते हो, तो सर ठीक है 49 है तो सारा का सारा भेज दूंगा, 49 भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 51 भी भेज सकता हूं, 49 भी भेज सकता हूं, 50 भी भेज सकता हूं, 51 भी भेज सकता हूं। यहां पे 54 है, लेकिन ट्रक में स्पेस 51 का ही है, तो 51 ही जाएगी। यहां पे 48 चली जाएगी, यहां पे 50 चली जाएगी, यहां पे भी 50 चली जाएगी। अब होने वाला क्या है, देखो 49 थी, 49 भेज दी, वो 49 का प्रोडक्शन किया और 49 ही आपने भेज दी, तो ट्रक को तो वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन ट्रेन में स्पेस था 51 का, तो दो ट्रक का स्पेस खाली रह गया। इसी तरीके से यहां पे भी 2 का स्पेस खाली रह गया। यहां पे 51 थी, 51 भेज दी, सर ना तो ट्रक को वेट करना पड़ा और स्पेस भी हमारे पास ट्रेन में 51 का ही था, तो वो भी खाली नहीं गया। 49 था, 2 का स्पेस रह गया था, 50 था, 1 का स्पेस रह गया था, 51 था, अगेन ना तो ट्रक को वेट करना ना ट्रेन में स्पेस रहा। यहां पे क्या हुआ, प्रोडक्शन 54 का था, ट्रक भेजे 51, तो ट्रक को वेट करना पड़ा 3 ट्रक को, स्पेस तो एम्प्टी बचा नहीं यहां पे हमारे पास। यहां पे 48 में से 48 भेज दी, ट्रेन में 3 का स्पेस बच गया। 50 से 50 भेज दी, ट्रेन में 1 का स्पेस बच गया। 50 से 50 भेज दी, ट्रेन में 1 का स्पेस बच गया। अब देखो यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चा कहता है सर जब मेरे पास यहां पे 3 ट्रक बच गए थे, तो मेरे पास यहां पे प्रोडक्शन हुआ 48 का, 3 मेरे पास बच गए थे, तो मेरे पास 51 थे, तो मुझे यहां पे 51 भेज देने चाहिए थे। बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपको 51 भेज देने चाहिए थे, बट इंस्टीट्यूट जो है अपने स्टडी मटेरियल में क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करता। और ये कोई क्वेश्चन नया नहीं है कि भाई हम कह दें कि कोई स्टडी मटेरियल में मिस्टेक है। इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चंस को काफी सालों से कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं अपने नए स्टडी मटेरियल्स में, और हमेशा सॉल्यूशन भी इसी तरीके से देते हैं। एग्जाम में भी ऐसा नहीं है कभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया, काफी बार आया हुआ है, और एग्जामिनर ने सॉल्यूशन भी विदाउट क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करे ही दिए। तो अपने को तो एग्जाम में मार्क्स चाहिए, और एग्जाम में अगर मुझे मार्क्स चाहिए तो मुझे अकॉर्डिंग टू सजेस्टेड आंसर जाना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है इसी के अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन ने कहा था एवरेज वेटिंग ऑफ ट्रक्स और एवरेज एम्प्टी स्पेस बताओ, तो सिंपल टोटल ट्रक वेटिंग 3 है, 10 नंबर थे, तो 3 डिवाइड बाई 10.3 ट्रक्स वेटिंग होगी एवरेज, और एम्प्टी स्पेस टोटलिटी में रहा 12 फॉर 10 डेज, तो इट विल बी 1.0 ट्रक्स पर डे। तो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4B, दैट इज फ्रॉम सिमुलेशन टॉपिक। सेम क्वेश्चन है, फिगर चेंज है थोड़ा सा, और आपके स्टडी मटेरियल में कार का क्वेश्चन है, इसमें ट्रक्स दे दिए, बस फर्क इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5A रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रॉन्टिक्स लिमिटेड ए फ्लीट ऑनर फाइंड्स फ्रॉम इट्स पास्ट रिकॉर्ड्स दैट द कॉस्ट पर ईयर ऑफ रनिंग ए ट्रक व्हिच परचेज प्राइस इज ₹6 लाख आर एज गिवन बिलो। परचेज प्राइस है एक ट्रक का 6 लाख रुपए का, रनिंग कॉस्ट हजारों में थाउजेंड्स में गिवन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, रनिंग कॉस्ट कितनी होगी और रीसेल प्राइस। तो परचेज प्राइस में से रीसेल प्राइस करने का मतलब
एक तरीके से कैपिटल कॉस्ट या फिर यू कैन से डेप्रीशिएशन कॉस्ट। अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ मनी इज जीरो, कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। एसेस द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रक फॉर ईच ईयर, पहले तो एनुअल एवरेज कॉस्ट निकालो एंड एनालाइज एंड इन्फर एट व्हाट एज शुड द ट्रक बी रिप्लेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। हमें बताना है कब रिप्लेसमेंट करना है। सर जहां पे आपकी एवरेज एनुअल कॉस्ट मिनिमम होगी उस साल में जाके रिप्लेस कर दो। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा। हेडिंग पुट करिए आंसर नंबर 5A, अ स्टेटमेंट ऑफ एवरेज एनुअल कॉस्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन का डेटा कॉपी करना है, ईयर कॉपी करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और रनिंग कॉस्ट कॉपी कर लो 100 120 140 180 230 280 440 एंड 400। ये तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा कॉपी कर लिया। अब क्यूमुलेट करना है आपको रनिंग कॉस्ट को कि अगर मैं एक साल मशीन को चलाऊंगा तो 100 की कॉस्ट आएगी, 2 साल चलाऊंगा तो 100 प्लस 120 220 की आ जाएगी, 3 साल चलाऊंगा तो 100 प्लस 120 प्लस 140 360 की आ जाएगी, 4 साल चलाऊंगा तो 360 प्लस 180 540, 5 साल चलाता हूं तो 540 प्लस 230 770, 6 साल चलाऊंगा तो 770 प्लस 280 1050, 7 ईयर चलाऊंगा तो 1050 प्लस 340 1390, और अगर 8 साल मशीन को चलाऊंगा तो 1390 प्लस 400 1790। इतनी तो मेरी रनिंग कॉस्ट आ जाएगी। साथ में कैपिटल कॉस्ट दैट इज डेप्रिसिएशन निकाल लो। डेप्रिसिएशन निकालने का सिंपल सा तरीका है, 6 लाख रुपए की ये मशीन थी, वो ट्रक था, पहले साल में ही बेच दोगे तो 300 मिलेगा। ये सारी की सारी फिगर्स आपके पास थाउजेंड्स में है तो ये 600 है, मतलब तो 600 माइनस 300 300 की कॉस्ट आ गई। अगर दूसरे साल में बेचूंगा तो 150 मिलेगा तो 450 की कॉस्ट आ गई। तीसरे साल में 75 में बेचूंगा तो 600 माइनस 75 525 की कॉस्ट आएगी। फोर्थ ईयर में बेचूंगा तो 600 माइनस 37.5 ये 562.5 की कॉस्ट आ जाएगी। अगर फिफ्थ ईयर में रीसेल करूंगा तो 600 माइनस 20 580, इसके बाद ये 20 में ही सेल हो रहा है तो 580 की ही कॉस्ट है। सिंपल टोटल कर लो, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का एडिशन करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 100 प्लस 300 400, 220 प्लस 450 670, 360 प्लस 525 885, 540 प्लस 562.5 1102.5, 770 प्लस 580 1350, 1050 प्लस 580 1630, 1390 प्लस 580 1970 और 1790 प्लस 580 2370। एवरेज निकालना है तो ये 400 एक साल की कॉस्ट है तो डिवाइड बाय 1 400, 670 2 साल की कॉस्ट है तो 670 डिवाइड बाय 2 335, 885 डिवाइड बाय 3 295, 1102.5 डिवाइड बाय 4 275.625, 1350 डिवाइड बाय 5 270, 1630 डिवाइड बाय 6 271.67, 1970 डिवाइड बाय 7 281.43 और 2370 डिवाइड बाय 8 296.25। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी कि आपको एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालनी है, हो गया सर। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा व्हाट एज शुड ट्रक बी रिप्लेस, तो आप देखोगे पहले साल में रिप्लेस करता हूं तो 400, सर 2 साल में करूंगा तो एवरेज कॉस्ट 335 ही पड़ेगी, 3 साल में करूंगा तो एवरेज कॉस्ट 295 ही आएगी, 4 साल में करूं तो और कम हो जाती है, 5 साल में करूं तो और कम हो जाती है, लेकिन 6 में करूं तो उसके बाद बढ़ना शुरू हो गई। मतलब 5वें साल के एंड में आपको इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप रिप्लेस नहीं करोगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो 5th ईयर 5 ईयर इज द एज ऑफ ट्रक, 5 साल खत्म होते ही आपको इस ट्रक को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो अगेन इजी क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। और इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सीक्वेंस में अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो प्रैक्टिकल लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5B, जो कि आपको नेटवर्क एनालिसिस या अगर स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर के नाम की बात करूं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल जो था उसमें से ये आपको क्वेश्चन दिया गया, सीपीएम पार्ट का ये क्वेश्चन आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5B, Jotech Limited has recently won a contract for the installation of a die casting machine at a local factory of a large national firm of electronic engineers. The following table gives the various activities in this job and normal duration in days thereof. तो सर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज गिवन है और एक्टिविटीज का टाइम गिवन है।
एक्टिविटी के नाम गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच और इनके आइडेंटिफिकेशन गिवन है 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 7. प्रीसीडिंग एक्टिविटी गिवन है, ड्यूरेशन गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड है 3, एक एक करके देखते हैं। कहते हैं डिजाइन द पर्ट नेटवर्क डायग्राम एंड इंडिकेट्स ऑल पाथ थ्रू इट। सबसे पहले तो आपको पर्ट नेटवर्क डायग्राम बना के देना। तो सर सबसे पहली एक्टिविटी होगी आपकी ए, जिसकी नंबरिंग होगी 1 to 2। सबसे पहली आपकी एक्टिविटी होगी ए, जिसकी नंबरिंग होगी 1 to 2। सबसे पहले आपकी एक्टिविटी होगी एक्टिविटी ए, जिसकी नंबरिंग होने वाली है 1 to 2। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि ए से आपको 3 एक्टिविटीज निकालनी है, बी सी और डी। तो ए से आपको 3 एक्टिविटीज निकालनी है, इस तरीके से निकालनी पड़ेगी आपको। ये बी एक्टिविटी, ये सी एक्टिविटीज और ये एक्टिविटी नंबर डी। अगर आप थोड़ा इधर उधर करोगे तो आपको इरेज कर करके थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंज, ये इसी तरीके से जाएगा बी सी और डी। इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जो बी एक्टिविटी है उसका आइडेंटिफिकेशन होगा 2 to 3, जो सी एक्टिविटी है उसका 2 to 4 और जो डी एक्टिविटी है उसका 2 to 5। इसके बाद आपने बी से ई निकालना है, सी से एफ निकालना है और ध्यान रखना है कि डी ई और एफ से जी निकलना चाहिए। मतलब डी ई और एफ 3 एक्टिविटीज जो है वो एक जगह पे जाके मर्ज होनी चाहिए, तभी और आप वहां से जी निकाल पाओगे। तो बी से ई निकालनी है, तो मैंने क्या किया, बी से एक्टिविटी ई निकाल दी। यहां पे बी से यहां पे मैंने एक्टिविटी ई ड्रॉ कर दी और सिमिलरली सी से एफ, सी जो था उससे एफ ड्रॉ कर दी। इससे क्या हुआ, इस पॉइंट पे आकर डी ई और एफ मर्ज हो गए, डी ई और एफ मर्ज हो गए और इनका आइडेंटिफिकेशन था 2 to 5, 3 to 5 और 4 to 5। तो 5 पे आके ये तीनों मर्ज हो गई। देन उसके बाद आपको क्या करना था, डी ई एफ से जी और जी से एच। तो सर ये इजी हो गया था, डी ई एफ यहां पे मर्ज हो गए तो इससे जी एक्टिविटी ड्रॉ कर दी और जी से एच एक्टिविटी ड्रॉ कर दी और इसके आइडेंटिफिकेशन थे 5 to 6 और 6 to 7। सर ये बना दिया, इसके ऊपर ए बी सी डी ई एफ नाम लिख दिए, साथ में ड्यूरेशन कॉपी कर दिया। ए का ड्यूरेशन 2 दिन, बी का ड्यूरेशन 3 दिन, सी का ड्यूरेशन 15, डी का 3, ई का 12, एफ का 8, जी का 3 और एच का 12। तो एक्टिविटी के नाम के साथ ही ये ड्यूरेशन भी मैंने ब्लैक से यहां पे मार्क कर दिए। इसके बाद पाथ देखे तो सर 3 पाथ यहां पे आ रहे थे। एक तो आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 जा सकते हो। इसमें आपको टाइम लग जाएगा 2 + 15 17 प्लस 8 25 प्लस 3 28 प्लस 12 40 डेज। दूसरा पाथ था कि आप 1 से 2 से फिर 3 पे आ जाओ, 3 से 5, 5 से 6, 6 to 7। इसमें आपको टाइम लग रहा है 2 + 3 5 प्लस 12 17 प्लस 3 20 प्लस 12 32। और तीसरा पाथ आपका ये बनता है कि 1 से आप 2, 2 से 5 पे आ जाओ, 5 से 6 और 6 से 7 पे आ जाओ, तो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 + 3 5 प्लस 3 8 प्लस 12 20। तो क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी कि आपको ये नेटवर्क डायग्राम बनाकर पाथ बताने हैं, बता दिए। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन। सर क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है, तो 40 डेज इज मैक्सिमम। तो आपका क्रिटिकल पाथ होगा 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। दैट विल बी योर क्रिटिकल पाथ। दिस इज योर सेकंड रिक्वायरमेंट। इसके बाद क्वेश्चन ने थर्ड पॉइंट में कहा एनालाइज एंड असेस द, आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ फ्लोट बनाना पड़ेगा, जिसमें काफी सारे कॉलम कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप एक्टिविटी और उसके आइडेंटिफिकेशन कॉपी करोगे क्वेश्चन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच
1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 5, 6, 5 to 6 और 6 to 7। सर सबसे पहले तो ये कॉलम आपको कॉपी करना है, देन उसके बाद ड्यूरेशन जो है वो कॉपी करना है, 2, 3, 15, 3, 12, 8, 3 और 12। इसके बाद आपको दो चीजें निकालनी है, एक EST और एक LFT, जिसको यहां पे इस डायग्राम के अंदर E और L से इंडिकेट किया जाता है। सर E निकालने का मतलब होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और LFT का मतलब होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकलता है, जैसे ये 1 है तो 1 के पीछे कुछ भी नहीं है तो 0 पीरियड, देन ये 2 है, ये क्या है E निकाल रहा हूं मैं, फिर ये 2 है, 2 तक आने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 2 दिन, तो सर 2। 3 तक आने में ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लगेगा, 2 और 3 5, तो 5। 4 तक आने में 2 + 15 17। 5 तक आने के 3 तरीके थे सर, या तो 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5 आ जाओ जिसमें टाइम लगेगा 2 + 15 17 + 8 25, या 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 आ जाओ जिसमें टाइम लगेगा 2 + 3 5 + 12 17, या फिर 1 to 2, 2 से 2 5 आ जाओ जिसमें टाइम लगेगा 5 डेज, बट मैक्सिमम लिया जाता है तो मैक्सिमम है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, जिसमें आपको 2 + 15 17 + 8 25 डेज लगेंगे। 6 तक आने में 25 + 3 28 डेज लग जाएंगे, तो 7 तक आने में 28 + 12 40 डेज लग जाएंगे। जब आपको L निकालना होता है, ये मैंने EST निकाल दिया है, तो EST आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन अभी बाद में करवाऊंगा, रुक जाओ। इसके बाद L भी निकाल लेते हैं। L का मतलब यहां पे होता है LFT। LFT रिवर्स में निकलता है, जैसे सिंपल सी बात है, ये 1 है, इस 1 तक आने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा सर, 40 दिन आपने ज्यादा से ज्यादा निकाला है तो 40 ही लगेगा, और उसको क्रिटिकल पाथ में से माइनस करना होता है, तो 40 - 40 करोगे इट विल बी 0। यहां तक आने में सर अगर ये 2 है तो 38 लग जाएगा, 40 टोटल था, 2 हटा दो 38 लग जाएगा, तो 40 में से 38 हटा दोगे 2। 3 तक आने में सर, 3 तक आने में देख लेते हैं, 3 तक अगर आप आते हो तो यहां से रिवर्स में 12 ये 3 ये 15 और 12 ये 27, तो 40 में से 27 माइनस कर दो इट विल बी 30। 4 तक आने में 12 और 3 15 और 8 23, 40 में से 23 माइनस कर दो 17। 5 तक आने में 12 और 3 15, 40 में से 15 माइनस किया 25। 6 तक आने में 12, 40 - 12 28, और यहां तो 40 माइनस वो 40 0 ही है, इधर कुछ है नहीं, तो 40 - 0 40। तो सर आपको क्या करना है, आपको यहां पे EST कॉपी करने हैं, सबसे पहले EST कॉपी करने हैं, EST कॉपी करने हैं। EST जो कॉपी किए जाते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं, ये 1 है तो 1 का EST 0, 1 का EST 0। 2 का EST सर, 2 का EST 2, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये 2 2 ही आ जाएगा। फिर 3 का EST 5, 4 5 6 का EST 4 5 6 का EST सर, 4 का EST आ जाएगा 17, 5 का आ जाएगा 25, 6 का आ जाएगा 28, तो 17 25 और 28, 17 25 और 28। जो LFT होता है, LFT जो होता है, LFT लिया जाता है हेड का, मतलब 2 का LFT है 2। 3 का LFT सर, 3 का LFT है 13। 4 का LFT है 17। 5 का LFT है आपका 25, तो ये 3 जगह है तो 25 आ जाएगा, यहां 6 और 7 का LFT 6 और 7 का ये LFT है 28 और 40। अब आप EFT और LST निकालो। अगर EST में ड्यूरेशन ऐड करोगे तो आपको EFT पता चलेगा, तो 0 + 2 2, 2 + 3 5, 2 + 15 17, 2 + 3 5, 5 + 12 17, 17 + 8 25, 25 + 3 28, 28 और + 12 40। और LFT में से ड्यूरेशन माइनस करोगे तो LST पता चलेगा, 2 - 2 0, 13 - 3 10, 17 - 15 2, 25 - 3 22,
25 माइनस 12 13, 25 माइनस 8 17, 28 माइनस 3 25, 40 माइनस 12 28। देन आप टोटल फ्लोट निकाल सकते हो। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला होता है LFT माइनस EFT, या तो LFT माइनस EFT कर लो या फिर LST माइनस EST कर लो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। मैंने LFT माइनस EFT किया। 2 माइनस 2 0, 13 माइनस 5 8, 17 माइनस 17 0, 25 माइनस 5 20, 25 माइनस 17 8, 25 माइनस 25 0, 28 माइनस 28 0, 40 माइनस 40 0। जब आप टोटल फ्लोट कैलकुलेट कर लेते हो तो हमें जरूरत पड़ती है स्लैक की। सर स्लैक क्या होता है? स्लैक होता है ये जो आपने E और L निकाले थे इसका डिफरेंस। तो मैंने यहीं पे स्लैक भी निकाले हैं। 0 0 का डिफरेंस 0, 2 2 का डिफरेंस 0, 5 और 13 का डिफरेंस 8, 17 17 का डिफरेंस 0, 25 25 का डिफरेंस 0, 28 28 का डिफरेंस 0, 40 40 का डिफरेंस 0। मतलब केवल और केवल जो 3 है उसका डिफरेंस 8 है, स्लैक 8 है, बाकी तो 0 है। तो फ्री फ्लोट निकालने के लिए आपने क्या करना होता है? टोटल फ्लोट जो निकाला है उसमें से स्लैक ऑफ हेड इवेंट माइनस करना है। हेड इवेंट क्या है? यहां पे जैसे 2 है, हेड इवेंट यहां पे क्या है? 2 है, तो 2 का जो स्लैक है वो माइनस करना है। सर सिंपल मैं कहूं 3 का फ्लोट, 3 का स्लैक 8 है, बाकी तो 0 है, और 3 जो है वो केवल और केवल यहां पे है। तो टोटल फ्लोट कितना था? 8, तो 8 में से 8 माइनस कर दो 0। बाकी तो किसी में भी मैं बात करूं 3 नहीं है, और 3 नहीं है तो सबका फ्लोट, सबका स्लैक 0 है, तो जो टोटल फ्लोट की फिगर थी वही फ्री फ्लोट आ जाएगी। 0 0, 0 माइनस 0 0, 20 माइनस 0 20, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0, सेम आ जाएगा। इसके बाद फ्री फ्लोट निकालना है, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है, तो आपको फ्री फ्लोट में से स्लैक ऑफ टेल इवेंट माइनस करना है। सर टेल इवेंट की मैं बात करूं केवल और केवल 3 to 5 है जिसका 8 है, बाकी सबका तो 0 है, तो इसका 8 फ्री फ्लोट था तो उसमें से 8 माइनस करना है तो 0 आ गया। बाकी जो फ्री फ्लोट की फिगर है वही आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट की फिगर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5B अटेम्प्ट करना था, और इसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8। तीनों ही क्वेश्चन में 2-2 पार्ट थे 7-7 मार्क्स के लिए, और तीनों ही क्वेश्चन आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से दिए गए। तो इनका भी मैं बता देता हूं आपको, आप आंसर कहां से देखने हैं स्टडी मटेरियल में से। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ए ग्रेटर स्कोप देन दैट ऑफ एनी वन एरिया ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। कहते हैं एसएम का जो स्कोप है वो ओएम से ज्यादा है। इन दिस कंटेक्स्ट अलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको उसके अंदर ऑब्जेक्टिव बताने थे एसएम के, और जो ऑब्जेक्टिव है एसएम के वो आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 404 पे जाके देख सकते हो। डायरेक्टली आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखने को मिल जाएंगे। पार्ट बी में पूछा डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। 7 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको बतानी थी। पेज नंबर 516 ऑफ स्टडी मटेरियल आप जाके देखोगे, आपको वहां पे डायरेक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए था, आइडेंटिफाइंग की ड्राइव्स फॉर चेंज हेल्प्स मैनेजर टू फोकस ऑन द पेस्टल फैक्टर्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच मस्ट बी एड्रेस्ड एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ पेस्टल फ्रेमवर्क। तो सर पेस्टल फ्रेमवर्क और ये जो स्टेटमेंट है ये आपको पेज नंबर 431 ऑफ योर स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाता है। पेज नंबर 431 ऑफ स्टडी मटेरियल आपको यहां पे देखने को। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7B था, एनालाइज द टेक्निक्स दैट कैन हेल्प टू इंप्रूव स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने की
टेक्निक्स आपको यहां पे लिखनी थी, जो कि आपको यहां पे पेज नंबर 452 ऑफ योर स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, माइकल गूल्ड एंड एंड्रयू कॉम्बेल प्रोवाइड 9 डिजाइन टेस्ट अगेंस्ट विच टू चेक स्पेसिफिक टेलर मेड स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस। इन दिस कंटेक्स्ट एनालाइज एनी 7 ऑफ 9 टेस्ट। जो 9 टेस्ट बताए गए हैं बाय द माइकल गूल्ड एंड एंड्रयू कॉम्बेल, आपको यहां पे कोई भी 7 लिखने थे, जो कि आपको यहां पे पेज नंबर 474 ऑफ योर स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 बी, हैमर एंड चैंपी 1993 पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेट ऑफ कॉमनलिटीज, रिकरिंग थीम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन गाइड बीपीआर। इन अकॉर्डेंस विद दिस अलाइन द सेट कॉमनलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गाइड बीपीआर। सर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी दैट गाइड बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, जो कि आपको आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 478 पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ओएमएसएम का पेपर रखा गया, जिसमें अगर आप स्ट्रेटेजिकली जाते हो तो ओएम का पोर्शन आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, इवन एसएम का कम भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एनालाइज करवाया। और कोशिश बिल्कुल आपकी ये रहनी चाहिए कि सर जो 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 35 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ये तो अपने को अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके अलावा जो आपको थ्योरी अच्छी लग रही है वो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से एसएम के कंपैरिजन में ओएम की थ्योरी जो है वो शायद ज्यादा बेटर है। बाकी आपकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, किसी को ओएम अच्छा लग सकता है तो किसी को एसएम अच्छा लग सकता है। तो ये हमारा पेपर था ओएमएसएम का, जो कि जून 2024 में एग्जाम में पूछा गया। काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि सर ओएम का सॉल्यूशन अपलोड कीजिए, बट थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था और इस बार काफी डिले हो गया। बट ठीक है, फिर भी इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के आने से पहले पहले और इवन आपका रिजल्ट आने से पहले पहले तो हम सॉल्यूशन अपलोड कर ही रहे। तो इस सॉल्यूशन का बेनिफिट लीजिए। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में आपको सजेस्टेड आंसर्स देखने को मिलते हैं। वहां से आप ओएमएसएम का सजेस्टेड आंसर भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एजुकेशन का बेनिफिट अकेले लेने से क्या फायदा। आपका दोस्त सीएमए बन जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा ही देने वाला है। तो साथ लेकर चलिए अपने दोस्तों को और अपने दोस्तों के साथ ये जरूर 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 शेयर कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।